अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 3 है तलीम के तरीक़ इस्लामी दौर में। इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 को देख लेते हैं। तो यूनिट है हमारा तलीम की तरीक़ बड़े सगीर में। इसमें जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है उसको आप नोट कर लें। देवबंद और अलीगढ़ की तहरीकों का मुआवजा करें। तो आज की वीडियो में हम देवबंद और अलीगढ़ तहरीक का इन दोनों का मुआवजा करते हैं। तो यहाँ पर हम मुसलमानों की तलीमी तहरीक इन पर देख लेते हैं। ठीक है, मुसलमानों की तलीमी तहरीकात में 4 रुझान ज़्यादा नुमायां नज़र आते हैं। पहला रुझान बरतानवी निज़ाम तलीम से मुकम्मल अदम तावन और मुसलमानों के तलीमी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। इसका नुमाइंदा है दारुल उलूम देवबंद। दूसरा रुझान अंग्रेज़ी तलीम को बाहसियत निज़ाम के तकरीबन पूरे तौर पर कबूल कर लेना और जुज़वी तरमीमात के साथ इसे मुसलमानों में फ़रोग़ देना। इसका नुमाइंदा है अलीगढ़ कॉलेज। तीसरा रुझान देवबंद और अलीगढ़ दोनों से अदम इत्मीनान है और इसकी नुमाइंदगी नदावतुल उलमा लखनऊ करता है। चौथा रुझान पहली जंग अजीम के बाद रोनमा हुआ। ये इन तीनों तहरीकात को कौमी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी समझते हुए तलीम को कौमी रंग देना चाहता था। इसका नाम जामिया इस्लामिया दिल्ली है। हमने चूँकि दारुल उलूम देवबंद और अलीगढ़ इन दोनों का मुआवजा करना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये मदरसा 30 मई 1867 को मौलाना मोहम्मद कासिम नातोई के हाथों देवबंद ज़िला सहारनपुर भारत में कायम हुआ। 9 साल मदरसा बिल्कुल इब्तदाई हालत में रहा। 1876 में नई तमीरात के बाद ऐसा एक बड़े दारुल उलूम और मरकज़ में तब्दील हो गया। इस अदारे का असल मकसद दीनी तलीम के एक मरकज़ का क़याम था। यहाँ दरसे निज़ामिया तलीम की बुनियाद बनाया गया। तलीमी प्रोग्राम 9 साल का था। दीनी तलीम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पेशा वराना तलीम का इंतज़ाम भी किया गया। मसलन इल्म तिब एक ज़मनी मजमून की हैसियत से शामिल निसाब किया गया। इसके अलावा ख़त्ताती, जिल्द साजी, कपड़ा बुनना, सीना, परोना वगैरह महारतों की इब्तदाई तलीम का भी बंदोबस्त किया गया ताकि देवबंद का तलीमी निज़ाम मुसलमानाने हिंद की तलीमी और माशी ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन तलीम का ये पहलू तरक्की ना पा सका और तलीम सिर्फ दरसी निज़ाम तक महदूद रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है देवबंद की नहायत अहम खसूसियत इसकी आज़ादी थी। मौलाना मोहम्मद कासिम अपने असूलों में जो उन्होंने देवबंद के लिए मुरतब किए थे, दीनी पहलुओं के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत ज़मीर की आज़ादी, हुकूमत और उमरा की गिरफ्त से इस अदारे को आज़ाद रखने पर देते हैं। हुकूमत वक़्त से लातलकी इस मदरसे का बुनियादी असूल करार पाया। तमाम तर इन्हिसार अवाम के तावन और चंदे पर रखा गया। इसका फ़ायदा ये हुआ हज़ारों मुसलमान मदरसे से वाबस्ता हुए। देवबंद का मिजाज सीधा सादा रहा। रहन सहन का मेयार मामूली अवाम के मेयार ज़िंदगी से ज़्यादा करीब रहा। जल्द ही इस असूल पर दूसरे मदरसे कायम होने लगे। इनमें मज़ाहिर उलूम सहारनपुर, मदरसा फैज़ आलम कानपुर, मदरसा अशरफिया मुरादाबाद काबिल ज़िक्र हैं। और इस मदरसे की अहम खसूसियत में इसका निज़ाम मशावरत है। माजी में हिंदुस्तान में जो दीनी मदरसे थे इनमें सारा इंतज़ाम एक फ़र्द या ख़ानदान का होता था, लेकिन देवबंद इस सेहतमंद रवायत का बानी है कि सारे इंतज़ामी अमवार को एक मजलिस शूरी के सुपुर्द किया गया और इंतज़ामी अमवार की अंजामदही के लिए एक मुहतम मुकर्रर किया गया, जिसके लिए ज़रूरी था सारे अमवार शूरी के मशवरे तय करें और आखिरी फ़ैसला शूरी का फ़ैसला हो। इसी तरह देवबंद का तलीमी नज़रिया अवामी तलीम का नज़रिया था। इसने गरीब तबके के लिए तलीम का इंतज़ाम किया और बरी या बली जो भी तलीम वो अवामी ज़िंदगी से मरबूत और हम आहंग रही। यहाँ के जो फारगुल तहसील तलबा थे ना, मुल्क के गोशे गोशे में फैल गए। उन्होंने कम अज़ कम बुनियादी दीनी तलीम को
زندہ رکھا جس کی مسلمان معاشرے کو ضرورت تھی۔ بے شک یہ تعلیم نئے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے دین اسلام اور مسلم ثقافت کے تحفظ کے لیے جو خدمات انجام دی اس کو حقیر جاننا نظری کے سوا کچھ نہیں، تنگ نظری کے سوا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دیوبندی اصلاحی تحریک کا مرکز بھی رہا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے غلط رسومات اور بدعت کے خلاف جو جدوجہد شروع کی تھی دیوبند نے اسے جاری رکھا۔ اس طرح عورتوں کے حق وراثت اور نکاح بیوگان کے بارے میں دیوبند نے مثبت اصلاحی کام سر انجام دیے۔ دینی امور میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے دارالفتاوی قائم کیا جس نے ملک اور بیرون ملک کے مسلمانوں کی قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ مولانا محمود الحسن نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ کیا۔ مولانا عبدالحق دہلوی نے تفسیر حقانی لکھی۔ مولانا اشرف تھانوی، مولانا ثناء اللہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے علمی اور دینی خدمات کی اور روایت کو قائم رکھا۔ نیکسٹ، دیوبند انگریزوں کے خلاف سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز رہا۔ یہاں کے جو فارغ طلبہ تھے نا، استاذہ نے آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن یہ ایک تاریخی سانحہ ہے کہ ہندوستان کے اس عظیم ترین دینی مرکز کے تحریک پاکستان کی مخالفت کی اور ہندو کانگریس کے ساتھ مل کر متحدہ قومیت کے تصور کا پرچار کیا، ٹھیک ہے۔ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع نے قائد اعظم حمد علی جناح کا ساتھ دیا اور دو قومی نظریات کی حمایت کی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس مدرسے کی خاص بات ہے انہوں نے بڑھ چڑھ کر آزادی کی تحریک میں حصہ لیا، لیکن یہ ایک تحریکی سانحہ ہے کہ اس کے زیادہ تر جو لوگ تھے نا وہ کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ نام جو شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ نیکسٹ، دیوبند نے جو نصاب تعلیم رائج کیا وہ نئے دور کی ضرورت کو پورا نہ کر سکا۔ اس نصاب میں نہ تو پورے قرآن کے مطالعے کو نہ ہی حدیث کے مطالعے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو تاریخ کو اس کو کوئی مقام حاصل نہیں، سارا زور صرف نحو پر ہے۔ منطق اور کلام کی پرانی اور دورکار کی بحثی تعلیم کا جز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ نیکسٹ، علی گڑھ یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ تحریک جہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ مکمل عدم اتوان کے رجحان کی نمائندہ ہے، اس کے بالمقابل علی گڑھ کی تعلیمی مساحت مفاہمت کا مظہر ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ناکامی کے بعد مسلمان نے محسوس کیا انگریز صرف ان کی نظام تعلیم کو نہیں ختم کر رہے بلکہ کوشش کر رہے ہیں سیاسی معاشی اخلاقی حیثیت سے مسلمانوں کی کمر توڑ دیں۔ ان حالات میں ایک راستہ دیوبند نے اختیار کیا اور اپنے ماضی سے رشتہ توڑنا گوارا نہ کیا، لیکن کچھ دوسرے حضرات نے صورتحال پر نقطہ نظر سے غور کیا اور مسلمان اپنے آپ کو انگریزوں سے لڑ کر نہیں بلکہ مل کر بچا سکتے ہیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے مسلمانوں کو ایک نہیں دو دشمنوں سے نمٹنا ہے، انگریزوں اور ہندوؤں۔ اس لیے یہ لڑائی بیک وقت نہیں لڑی جا سکتی۔ مسلمانوں کا صحیح راستہ ہے کہ انگریزوں سے وفاداری کا تعلق قائم کریں، انگریزی تعلیم حاصل کر کے ملازمتیں حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے میں اس نئے رجحان کے سب سے بڑے عالم سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے 25 مئی 1875 کو علی گڑھ میں ایک ہائی اسکول قائم کیا جو 1877 کو کالج بنا۔ 1921 میں مسلم یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور علی گڑھ کی خصوصیت یہ ہے، علی گڑھ انگریزوں کے نظام تعلیم اور اس کی حیثیت کو قبول کر کے اس کے اندر مسلمانوں کی تعلیم کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں ایک طرف مغربی تعلیم اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا اضافہ کرنے کے لیے دینیات کا ایک پیریڈ رکھا گیا۔ ہاسٹل میں نماز روزی اور دوسرے اسلامی اشعار کی سہولتیں دی گئی۔ یہ ادارہ رہائشی بنیادوں پر قائم کیا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ طلبہ اپنا مخصوص مزاج بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تعلیمی ادارہ عام تعلیم پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ متمول طبقہ کے بچوں کے تعلیم کے لیے قائم کیا گیا۔ تعلیم کے لیے فیسیں وصول کی جاتی۔ رہائش ہونے کی وجہ سے صرف وہی لوگ اپنے بچوں کو بھیج سکتے جو تعلیم کے اخراجات برداشت کر سکتے۔ اس حیثیت سے یہ مسلمانوں کے اب تک کے نظام سے ایک اہم انحراف تھا۔ اور اس ادارے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں انگریز پرنسپل اور استاذہ رکھے جائیں۔ شاید ان کا یہ مقصد تھا کہ اپنی وفاداری کا یقین دلانا تھا، لیکن عملاً اس کا نتیجہ یہ ہوا مغربیت کی روح طلبہ میں تیزی سے سرایت کرتی چلی گئی۔ علی گڑھ کے اخراجات، حکومت کی گرانٹ، مسلمانوں کے متمول طبقے کے چند اور طلبہ کی فیسوں
से पूरे होते थे। शुरू में इस अदारे का इंतजाम कॉलेज कमेटी के हाथ में था, जिसके सेक्रेटरी सर सैयद थे। 1889 में सर सैयद ने एक ट्रस्टी बिल तजवीज़ किया, जिसके मुताबिक कॉलेज का इंतजाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हाथों में चला गया। सर सैयद ताहयात बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के सेक्रेटरी भी रहे। इनकी वफात के बाद थोड़ी देर इनके बेटे सैयद महमूद ने सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, लेकिन ट्रस्टियों ने इत्तफाक राय से सैयद मेहदी अली नवाब मोहसिन अल मलिक को सैयद का जानशीन मुकर्रर किया। नवाब मोहसिन अल मलिक के बाद मौलवी मुश्ताक हुसैन, फिर नवाब वकार मलिक सेक्रेटरी हुए। और देवबंद तहरीक की तरह अलीगढ़ भी एक तलीमी तहरीक का नकीब साबित हुआ। जिस तरह देवबंद तहरीक के ज़रिए से मुसलमानों के तलीमी अदारे कायम हुए, इसी तरह अलीगढ़ के खतूत पर मुसलमानों के तलीमी अदारे कायम हुए। अलीगढ़ का तारीखी किरदार। अलीगढ़ दौरे जदीद में मुसलमान कौम का सबसे बड़ा मौसन अदारा है। जब सर सैयद ने अपनी कौमी जिंदगी का आगाज किया, इस वक्त मुसलमान बिखरे हुए थे, तलीमी, माशरती और सियासी हैसियत से बावकार थे, रोज बरोज मजीद खफीफ हो रहे थे। इसका कोई मरकज ना था, ना लाहे अमल। सर सैयद ने अलीगढ़ के जरिए मुसलमानों में नई जिंदगी पैदा कर दी, मन हाइसल कौम इन्हें इकट्ठा किया, हिंदुस्तान में इस्लामी कौमियत और दो कौमी नजरिया का नारा बुलंद किया, जो बिलाहर क़याम पाकिस्तान का सबब बना। नेक्स्ट, माशी हैसियत से मुसलमानों के लिए मुलाजमतों के हसूल और बेरोजगारी के दूसरे मौके के हसूल में अलीगढ़ का बड़ा हिस्सा है। मुसलमानों के लिए माशी तरक्की के दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए थे और इस नई तलीम की वजह से फिर एक हद तक मुकम्मल खुल गए। इसने मुसलमानों को दोबारा कदम जमाने का मौका दिया। अलीगढ़ एक नई अदबी तहरीक का बानी है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी आसान और आम फहम असलूब बयान है। उर्दू अदब का नया आहंग बड़ी हद तक अलीगढ़ का मरहून मिन्नत है और ये इसकी अजीम तरीन खिदमात में से एक है। नेक्स्ट इसमें आएगा मुसलमानों की गुज़श्ता 50 साल की क़यादत बड़ी हद तक अलीगढ़ ने फ्राहम की। नेक्स्ट ये वो चीज़ें हैं जो अलीगढ़ के तरीक़ का कारनामा को ज़ाहिर करती हैं। अब तस्वीर के दूसरे रूप पर निगाह डालेंगे। अलीगढ़ के दो मुतज़ाद अनासर इस्लाम और मगरबी तहजीब को यकजा करने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ, ना मगरबी तहजीब में ही मुसलमानों को महारत हासिल हुई, ना इस्लाम ही पूरे तौर पर इसको हासिल हुआ। अलीगढ़ ने दीनियात के एक पीरियड को इस्लामी तलीम के मुतरादिफ करार देकर इस्लामी तस्वुर तलीम को ख़त्म कर दिया। तलीम को काबिल खरीद फ़रोख्त शय बनाकर मुसलमानों की तमाम तलीमी रवैयात को मजरू किया और तलीम को आला तबकात तक महदूद करके मुफ्त और आम तलीम के बुनियादी इस्लामी तस्वुर को ख़त्म कर दिया। चूँकि अलीगढ़ एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें बाकायदा तौर पर फीसें ली जाती थी और वहाँ पर हॉस्टल बनाया गया था, जिसमें वही बच्चे पढ़ सकते थे जो आला घरों से तल्लुक़ रखते थे। इसलिए इस यहाँ पर कहा गया है कि इसको आम तलीम के बुनियादी इस्लामी तस्वुर को ख़त्म कर दिया। ठीक है। अलीगढ़ का एक बड़ा अहम पहलू सरकारी मुलाजमतों का मुंतही मकसूद बनाना है, जिसका नतीजा ये हुआ तलीम याफ्ता मुसलमान इस्लाम के मजाज और ज़िंदगी के हकीकी कदरों से यकसर बेगाना हो गए। इल्म हासिल करने के बजाय डिग्री लेना तलीम का मकसद ठहरा। यही वजह है कि अलीगढ़ ने कोई भी इल्मी और तहकीकी काम सरअंजाम नहीं दिया। ठीक है। इसकी मेन वजह यह थी कि उन्होंने जो से अंग्रेज स्टूडेंट तलबा और प्रोफेसर जो से उस्तादा और प्रोफेसर उनको रखा था। ठीक है। जो उनका मकसद था वो फिर मकसद रहा नहीं। इसका एक और नुकसान ये हुआ, पढ़े लिखे मुसलमान एसार और कुर्बानी की सिफात से आरी, खुदगर्ज और दुनिया परस्त बन गए। अलीगढ़ हमारी तरीक का एक अहम बाब है, जिन मजबूरियों और मुश्किलात में अलीगढ़ तहरीक का आगाज हुआ। हालात के दबाव ने इसका मजाज बनाया। इससे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अलीगढ़ ने कौम को जिस रंग में रंगा वो मजहबी ना था, बल्कि फिल हकीकत ये एक तलीमी, अदबी और कल्चरल तहरीक थी। इसका अवलीन मकसद कौम की दुनियावी पस्ती को दूर करना था, मजहबी अहिया का मुतमा नजर ना था। इसलिए अलीगढ़ से फारिगुल तहसील तलबा पर मजहबी रंग खास तौर पर नुमाया नहीं। ठीक है। इसी के साथ हमने अपना अलीगढ़ तहरीक को और देवबंद तहरीक को इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया हुआ है। ठीक है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ना वाइंड अप हो गया है और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें से कोई हमारा और भी क्वेश्चन आता है या नहीं।
تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.